Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students, the topic under discussion is books of account and financial statements of companies. And we are doing this chapter from the part of corporate law, the audit and accounts. ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो पोर्शन है उसमें से हमारा आज का चैप्टर है जिसका नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. सो सेक्शन 230 of the Companies Ordinance 1984 clearly mentions कि जो भी कंपनीज हैं वो एक रिकॉर्ड रखेगी अपने तमाम अकाउंट्स का. याद रखिए कि जो भी कंपनी होती है उसको अपना रिकॉर्ड रखना होता है और ये रिकॉर्ड नॉर्मली वो 10 साल तक के लिए रखते हैं. सो मेंटेनिंग द अकाउंट्स एंड कीपिंग दैट अकाउंट बाय द कंपनी इज अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. अब उस रिकॉर्ड में उस जो अकाउंट जो होता है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, यानी व्हेन वी से दैट द कंपनी शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इट्स अकाउंट, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस. क्या उस अकाउंट में क्या किस चीज का अकाउंट, किस चीज का रिकॉर्ड, किस अकाउंट का रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करेगी, उसमें क्या हिसाब किताब कंपनी जो है उसको एक रिकॉर्ड की शक्ल देगी. सो सेक्शन 230 कंपनीज ऑर्डिनेंस का ये जो सेक्शन है ये हमें क्लियरली बताता है कि कंपनी जो है एवरी कंपनी शैल कीप अ प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ all sums of monies received and expended by the companies, all sales and purchases of the goods by the company. कंपनी के पास जो पैसा जमा है उसका रिकॉर्ड कंपनी रखेगी. कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, अपने तमाम खरीदो फरोख्त वाली जो चीज़ें उसने खरीदी है, जो उसने बेची है, उसका एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी. सो ये तमाम रिकॉर्ड रखने के लिए जहन में रखें कि कंपनी बनाती है बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनीज और उन बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, ऑल सम्स ऑफ मनीज रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स बाय द कंपनी, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज. अब ना सिर्फ कंपनी अपने पैसों का हिसाब किताब उन बुक्स ऑफ अकाउंट में रखती है बल्कि उसके साथ साथ जो उसके असासाजात हैं, जो उसके ऊपर लायबिलिटीज है, उसका भी एक रिकॉर्ड कंपनी दर्ज करती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट में अंडर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. सो याद रखें हमने स्टार्ट लिया है हमारे जो सेक्शन ऑफ लॉज हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस के आज के चैप्टर के साथ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, ये स्टार्ट हो रहा है विद सेक्शन 230 एंड वी विल प्रोसीड फर्दर विद फ्रॉम सेक्शन 230. सो 230 ने कहा कि कंपनी ने अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने जिसमें ये चीजें होंगी. अब अगर कंपनी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, कोई चीज बना रही है, किसी प्रोडक्शन में एंगेज है, कंपनी कोई प्रोसेसिंग कर रही है, तो कंपनी ने उस तमाम चीजों का भी रिकॉर्ड रखना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ SECP कि भाई जो भी प्रोडक्शन है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी प्रोसेसिंग है, कंपनी उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी. एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द SECP बाय अ स्पेशल ऑर्डर. Book of accounts should be maintained for at least 10 years. ये all the account books of account, ये जो तमाम तफसीलात है ये कंपनी ने 10 साल तक के लिए प्रिजर्व करनी है.
यानी ये तमाम हिसाब किताब जो कंपनी अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो 10 साल के लिए होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब ये अकाउंट जो है, ये किताबें जो है, ये कंपनी कहाँ संभाल के रखेगी? कंपनी इसको रखेगी रजिस्टर्ड ऑफिस में। कंपनी विल कीप ऑल दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इफ केप्ट एट एनी अदर प्लेस, अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखी और इसके अलावा कंपनी ने कहीं यह रिकॉर्ड रखा है, द रजिस्ट्रार शुड बी इन्फॉर्म्ड विद इन 7 days एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। सिंपल सी बात है जी, कंपनी ने अपना तमाम हिसाब किताब का रिकॉर्ड जिन किताबों में महफूज रखा है, जिनको हमने नाम दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट का, कंपनी ने उस तमाम हिसाब किताब को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं रखती है, सो रजिस्ट्रार को 7 दिनों के अंदर अंदर बताओ कि हमने फलानी जगह में अपना ये तमाम हिसाब किताब संभाल के रखा हुआ है। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट पे ये लाजिम है कि ये एक बिल्कुल उसमें सही बात लिखी हो, फेयर बात लिखी हो, ट्रू चीज लिखी हो। सो the books of account should give a true and fair view of the state of affairs of the company and should contain explanation of transactions. कंपनी जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, सो उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखी हो। बुक ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन होती है, इसकी जांच पड़ताल होती है, सो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रू स्टेटमेंट्स। सब कुछ उसमें सच सच लिखा हो। Directors can inspect the books of account during the business hours. Where a company has any branch office, बाज़ औक़ात कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, सो उस सूरत में वो ब्रांच ऑफिस अगर मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर ही कहीं और हो, कोई और ब्रांच ऑफिस हो कंपनी का, सो द कंपनी शैल कीप ऑल दिस रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सच ब्रांच ऑफिस एट द ब्रांच प्रेमिसेस। अगर ब्रांच ऑफिस में आपने रिकॉर्ड नहीं रखा तो ब्रांच ऑफिस के प्रेमिसेस में रखो, यानी उसके हुदूद में वो तमाम रिकॉर्ड रखो। फॉर अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 3 months shall be kept at registered office or any other office as decided by the directors. But if the company fails to comply with these provisions, यानी कंपनी ने ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं है और उसकी प्रीमिसेस में नहीं है जो ब्रांच ऑफिस है, सो क्या सजा होगी, क्या होगा अगर कंपनी ने ये जो हमारे पास सेक्शन ऑफ लॉ था, सेक्शन 231 और 231 जो है, इसका कंपनी ने यहाँ पर अपने ब्रांच ऑफिस में या रिकॉर्ड सारा कंपनी ने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? सो इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस regarding the keeping the books of account, so in that case every director including the chief executive and chief accountant, if they are of listed company, they shall be liable to imprisonment, jail होगी for 1 year and a fine of not less than 20,000, less than 20,000 से कम का जुर्माना नहीं and more than 50,000, 50,000 से ज्यादा का नहीं, ये जुर्माना होगा and a further fine of ₹500 per day during which the default continues, यानी जब तक कि ये डिफॉल्ट मौजूद है रोजाना के हिसाब से 5,000 देना पड़ेगा और जेल भी 1 साल की हो सकती है और उसके साथ साथ अगर फाइन होगा तो 20,000 से कम का नहीं होगा और 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। ये किस सूरत में ये जुर्माना होगा? इफ द कंपनी फेल्स टू कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इफ द कंपनीज इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, उस सूरत में क्या लायबिलिटी होगी? फॉर ऑल द अदर कंपनीज इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months। लिस्टेड कंपनीज के लिए सजा जेल है 1 साल,
लिस्टेड कंपनी नहीं है और उसने अपना प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसके लिए 6 महीने की सजा है एंड विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। यानी आपने देखा कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज की सजाओं में और पेनल्टी में, फाइन में फर्क है। अब प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि अभी तक जो मैंने आपसे बात की है, मैंने यही की है कि बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 230। सेक्शन 231 कहता है कि जी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसकी इंस्पेक्शन भी कर सकता है डायरेक्टर्स। लेकिन मैं अब आपको ये बता रही हूं कि जी अगर ये सेक्शन 230 की प्रोविजंस को पूरा नहीं किया गया, सो दीज आर दी इम्प्रिजनमेंट्स एंड फाइन। ये सजा जेल होगी और इतना फाइन होगा कंपनी के ऊपर। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय रजिस्ट्रार। पहले मैंने आपको कहा डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट दीज बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट and other papers of every company shall be open to shall be open for inspection by a registrar. रजिस्ट्रार की जब मर्जी हो वो इन बुक्स ऑफ अकाउंट की और जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। और कोई भी बंदा जिसको SECP नामजद करे वो भी जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। सो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय रजिस्ट्रार और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द SECP बाय द कमीशन is allowed. They are allowed to go and inspect the books of account and other documents of the other papers of the company if it is really necessary. So it shall be the duty of every director, every officer of the company, every employee of the company to produce all the books to the person inspecting those books of account and papers of the company under section 231. So simple. section 231 की रिक्वायरमेंट ये है कि ये तमाम रिकॉर्ड जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, पेपर्स है, इसको इंस्पेक्शन कर सकता है इसका रजिस्ट्रार भी और कमीशन की तरफ से नामजद किया हुआ कोई भी बंदा। और डायरेक्टर की ये ड्यूटी है, the director is bound under section 231 to provide all these books of account and papers for inspection, to produce all these books of account for inspection to the registrar as well as to the person authorized by the SECP. अब अगर जो रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्शन के लिए ये तमाम चीजें प्रोड्यूस नहीं की, so default in compliance with the provisions of section 231. If default is made in complying with the provisions of section 231, every person who is in default shall be punishable with imprisonment. Jail hogi for a term which may extend to 1 year and a fine which may extend shall not be less than 10,000 rupees. Where a director or any other officer of a company has been convicted for an offence under this section कि जी डायरेक्टर ने, ऑफिसर ने ये बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं किए हैं, so he shall on and from the date on which he is so convicted be deemed to have vacated from his office. हर उस डायरेक्टर को, हर उस ऑफिसर को कंपनी के वो अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, ऑफिस वकेट करना होगा। एंड ऑन वकेशन ऑफ ऑफिस shall be disqualified for holding such office in any company for a period of 5 years. यानी जब भी कंपनी का डायरेक्टर या कोई ऑफिसर कंपनी का गिल्टी साबित हो गए, उन पे साबित हो गया कि दे आर कन्विक्टेड, सो ना तो सिर्फ उनको डायरेक्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी बल्कि वो किसी कंपनी के भी डायरेक्टर आइंदा 5 साल के लिए नहीं बन सकते। ये कब होगा? इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 231। जब सेक्शन 231 की प्रोविजंस को पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसको फॉलो नहीं किया गया, तब डायरेक्टर और कंपनी का ऑफिस जिम्मेदार होंगे। और जब वो
उन पे गिल्ट साबित हो जाए एंड वो इट इज प्रूव दैट दे आर गिल्टी, दे आर कन्विक्टेड, सो उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा और वो अगले 5 साल के लिए भी कंपनी के डायरेक्टर और किसी भी कंपनी के डायरेक्टर या कोई भी जो ऑफिसर है वो नहीं बन सकते। The next topic is Section 233 of the Companies Ordinance 1984. The annual accounts of the company and the balance sheet. Please just pay attention on all the points. हर point अपने अंदर important है, हर point का एक link है दूसरे point के साथ, and this is about the annual accounts and balance sheet. First annual accounts of a company must be presented before the AGM within 18 months. 18 महीने के बाद तो AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। अब कंपनी ने 18 AGM से पहले 18 महीनों के दौरान, 18 महीने होते हैं, कंपनी की AGM होती है, फर्स्ट AGM होती है। अब 18 महीने का टाइम है, उस 18 महीने तक बिफोर द AGM द फर्स्ट अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी प्रेजेंटेड। फर्स्ट अकाउंट्स कब कंपनी प्रेजेंट करेगी? AGM से पहले 18 महीनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, अब AGM 18 महीने के बाद होना है। AGM जब 18 महीने के बाद होगा, उस दौरान कंपनी ने फर्स्ट एनुअल अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट प्रेजेंट कर दिए, अब सब्सीक्वेंट एनुअल अकाउंट्स का क्या होगा? सब्सीक्वेंट एनुअल अकाउंट्स शुड बी प्रेजेंटेड once at least in every calendar year before the AGM. The accounts should be made up in the case of first account. The accounts should be made up in case of first accounts from the date of incorporation. First accounts होंगे तो हम count करेंगे from the date of incorporation. And the case of subsequent accounts, हम क्या कब से दिन गिनेंगे? हम कह रहे हैं ना कि at least once in a calendar year before the AGM. So जब हम subsequent accounts की बात करते हैं, in case of subsequent accounts, हम time count करेंगे, दिन count करेंगे from the date of the preceding accounts to a date not earlier than the date of meeting by more than 4 months. The accounts shall be prepared for a period not exceeding 12 months, except in case where permission is granted by the registrar for preparation of accounts for a longer period of time. अगर SEC ने कह दिया तो तब ज्यादा टाइम के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करें, वैसे 1 साल के लिए 12 महीनों के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. So the topic under discussion is the annual accounts of the company and then the balance sheet. Annual accounts की बात करें, so profit and loss account and balance sheet shall be audited by the auditor of the company, and auditor's reports should be submitted with that, should be attached with the profit and loss account and with the balance sheet. हर कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हर कंपनी की अपनी एक बैलेंस शीट होती है, इसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट होनी चाहिए. ऑडिटर इसको ऑडिट करता है, इसको चेक करता है. सो ऑडिटर बैलेंस शीट के साथ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ एक ऑडिटर रिपोर्ट लगती है. कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर्स रिपोर्ट should be sent to every member at least 21 days before the AGM. मेंबर जो है कंपनी के पास उनके पास 21 दिन पहले ये जो अकाउंट्स की कॉपी है और ऑडिटर्स रिपोर्ट है ये आ जाती है. मेंबर्स को तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं, कंपनी की तमाम फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की तमाम जो सम ऑफ मनीज एक्सपेंडिचर है, तमाम चीजें क्लियर हो जाती है मेंबर्स को. बिफोर AGM 21 दिन पहले मेंबर्स के पास चला जाता है कॉपी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. एंड लिस्टेड कंपनीज
are required to send 5 copies of their audited accounts to the registrar, the commission and the stock exchange. Now the contents of balance sheet, section 234. बैलेंस शीट में क्या होगा, उसके कंटेंट्स क्या है, व्हाट विल बी इन द बैलेंस शीट. एवरी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट should give a true and fair view of the state of the company's affair and of the profit and loss of the company at the end of its financial year. यानी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है या जो बैलेंस शीट होती है, ये लाजमी एक इट मस्ट ऑलवेज बी अ ट्रू, all the statements in these profit and loss account and the balance sheet, all the statements must be true and a fair view of the state of affairs of the company. अब उसमें जितना भी कंपनी का एक्सपेंडिचर है, जिस आइटम पे भी कंपनी ने खर्च किया है, जो भी कंपनी का खर्चा है, उस पे जो भी लागत आई है, सो वो फेयरली कंपनी ने बतानी है. एंड दैट शेल ऑल्सो बी ब्रॉट इनटू अकाउंट. यानी कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में फेयर बताना है. बैलेंस शीट एक जो अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो जो स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, दैट मस्ट बी ट्रूली मेंशन्ड. And every item of expenditure fairly chargeable to income shall be brought into account. उसको knowledge में लाया जाएगा. Any expenditure which in fairness can be distributed over several years. हमने कहा जी ये जो expenditure है, ये जो खर्चा है, ये बहुत सारे सालों में होगा, but is incurred in 1 year. लेकिन वो तो 1 साल में हो गया. So it should be so distributed in 1 year, but the reason for doing so should be given. कि जी हमने ये एक्सपेंडिचर जो किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था बहुत से सालों पे, कि ये लागत बहुत से सालों में आएगी, लेकिन वो तमाम खर्चा 1 साल में हो गया, but is incurred in 1 year. So that should be so distributed, and the reasons for doing so, for such distribution in 1 year and for such expenditure in 1 year must be noted, must be given कि क्यों ऐसा हुआ. अब हम बात कर रहे हैं कि जी contents of balance sheet की, लेकिन जो listed companies है, प्राइवेट एंड नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, या विच इज सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, उनके बैलेंस शीट में क्या कंटेंट्स होते हैं. द बैलेंस शीट ऑफ लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट एंड नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इन द बैलेंस शीट, in their balance sheets, it includes a statement of changes in the equity and a cash flow statement shall form part of balance sheet and profit and loss account. यानी ये जो कंपनीज है, इनकी बैलेंस शीट में जो है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट होगी. यानी a statement of changes in the equity and a cash flow statement shall also be the part of balance sheet and profit and loss account. यानी जो मैंने अभी आपको कंपनीज बताई हैं, इनकी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के साथ साथ उनमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जरूरी है. नाउ आप कहेंगे व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? Cash flow statement is actually that cash which is generated and the cash used by the company in a given period. एक खास मुद्दत में, एक खास टाइम पीरियड में वो जो कैश जो कि जनरेट होता है, कंपनी जो जनरेट करती है, या वो कैश जो कंपनी इस्तेमाल करती है, उसको हम कहते हैं कैश. वो जो फिर उसकी जो स्टेटमेंट होती है उस कैश की, तो उसको हम कहते हैं द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो इन कंपनीज जो मैंने बताई हैं, लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज, इन कंपनीज के
बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ इनके पास होना चाहिए, अटैच होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी. And the accounting policies should be stated, and where there is any change in the accounting policies, the auditor shall report whether he agrees with the changes in the accounting policies or not. International financial reporting standards as adopted by SECP should be followed in preparation of accounts. यानी जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के मयार के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने चाहिए. अब वो कंपनीज जो कि और कंपनीज है, यानी अदर देन लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट एंड नॉन लिस्टेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, उसके अलावा जो कंपनीज होंगी उनकी बैलेंस शीट में क्या होगा. अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. Accounting policies should be stated, and where there is any change in the accounting policies, the auditor shall report whether he agrees with that change or not. और बिल्कुल उसी तरह से international financial reporting standards as operated by the Security and Exchange Commission of Pakistan should be followed in preparation of accounts. Then comes the special audit. स्पेशल ऑडिट क्या है? अब कमीशन अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी स्पेशल ऑडिट करो. अब स्पेशल ऑडिट जब होता है सो वो या तो किसी खास बंदे के, किसी खास वोटिंग राइट्स के साथ जो मेंबर्स हों उनकी रिक्वेस्ट पे होता है. बाज़ औक़ात कमीशन खुद भी कहती है कि जी स्पेशल ऑडिट कराओ. सो स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड. उसके लिए खास ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है. एंड अब कानून क्या कहता है अबाउट दिस स्पेशल ऑडिट? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 क्या कहता है? कि कहता है जी कि द कमीशन जो SECP है वो अपनी मर्जी से भी स्पेशल ऑडिट करा सकता है, और अपॉन एन एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 20% वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी. सो याद रखें, मैं जब आपसे पूछूं कि हु कैन कंडक्ट द स्पेशल, ऑन हुज रिक्वेस्ट स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड, सो द कमीशन ऑन इट्स ओन मोशन कैन आस्क फॉर द स्पेशल ऑडिट. और कमीशन के साथ साथ और किसके पास ये इख्तियार है? अपॉन एन एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 20% वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी. इनके पास भी ये इख्तियार है कि ये स्पेशल ऑडिट की रिक्वेस्ट कर सके. सो फॉर दैट द कंपनी विल अपॉइंट एन ऑडिटर टू कैरी आउट डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अब ऑडिट तो नॉर्मल हो चुका है, अब कमीशन कह रही है कि स्पेशल ऑडिट कराओ. उसके लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, और ऑडिटर क्या करता है? डिटेल्ड स्क्रूटनी, डिटेल्ड जांच पड़ताल करता है अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. एंड द कमीशन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्पेशल ऑडिट पास सच इंटरिम ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस एज मे बी डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय द कमीशन. अब ऑन रिसेप्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, कमीशन के पास स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट आ गई, स्पेशल ऑडिट कमीशन के कहने पर हो गया, डिटेल्ड स्क्रूटनी हो गई अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी मींस द स्पेशल ऑडिट हैज बीन डन. सो ऑन रिसेप्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट द कमीशन मे इशू सच डायरेक्शंस फॉर इमीडिएट कंप्लायंस टू द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट एज द कमीशन में डायरेक्ट देम मे डीम्स फिट. अब कमीशन के पास जब स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट आ गई, अब कमीशन SECP जो है वो फौरन ही ये अहकामात जारी कर सकता है कि जी फॉर द कंप्लायंस टू द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट एज द कमीशन डीम्स फिट. कमीशन उनको कोई भी इख्तियार, कोई भी डायरेक्शंस जारी कर सकता है कि जी ये जो स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट के बाद.
In case where the special audit has been ordered by the commission on the application made by members, जिनके पास 20% वोटिंग राइट्स है, उनके कहने पर SECP ने कहा कि जी कंपनी का स्पेशल ऑडिट कराओ। सो उस सूरत में खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? स्पेशल ऑडिट का। जाहिर ऑडिटर को भी देना है, एक्सपेंसेस भी आएंगे स्पेशल ऑडिट पर। जब मेंबर्स के कहने पे कमीशन स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर देती है, सो 1/2 ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द स्पेशल ऑडिट शेल बी बॉर्न, शेल बी बेयर, इसको बर्दाश्त करेगा, बॉर्न एंड पेड इन एडवांस बाय सच मेंबर्स, एंड अदर हाफ शेल बी बॉर्न बाय द कंपनी। आधा खर्चा मेंबर्स बर्दाश्त करेंगे और आधा खर्चा कंपनी बर्दाश्त करेगा व्हेन द स्पेशल ऑडिट इज requested by the members holding not less than 20% voting rights in a company. Special audit continued. In case where the special audit has been ordered by the SECP on its own motion, अब members ने नहीं कहा कि जी कंपनी को स्पेशल ऑडिट कराओ, डिटेल्ड स्क्रूटनी कराओ, कमीशन खुद ये चाहता है कि जी स्पेशल ऑडिट हो। सो द एक्सपेंसेस ऑफ दैट स्पेशल ऑडिट शेल बी पेएबल बाय द कंपनी। अब कंपनी को बर्दाश्त करने हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस लायबल टू बी पेड बाय द कंपनी or by the members or any other person as the case may be shall be recoverable as arrears of the land revenue। यानी वो recoverable है but as arrears of the land revenue। The provisions of section 255 shall apply mutatis mutandis। mutatis mutandis याद आया आपको? In definitions मैंने आपको बताया था mutatis mutandis एक लॉ टर्म है। इसका क्या मतलब है? mutatis mutandis का मतलब ये है कि changing only those things which need to be changed, यानी उन्हीं चीजों को बदलो जिसको चेंज करने की जरूरत है। So more simply the very necessary changes, यानी सेक्शन 255 के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे mutatis mutandis to the auditors appointed to carry out the special audit of the company under subsection 1। The topic which we are going to discuss now is about the revaluation of fixed assets। So उससे पहले I would like to tell you that what is revaluation and you need to know what is depreciation। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपको समझ आएगा। revaluation क्या है? revaluation का मतलब ये है कि a change of a price of goods or products, चेंज होना, किसी भी चीज की कीमत में चेंज होना। बट दिस इज स्पेशली यूज्ड एज revaluation ऑफ अ करेंसी, करेंसी में चेंज होना कि कीमत में फर्क आना। where it means a rise of currency to relation with a foreign currency in a fixed exchange rate। ये है revaluation, यानी जब करेंसी के जो करेंसी है उसका रेट राइज हो जाए, वो बढ़ जाए, करेंसी का रेट जब बढ़ जाए, दिस इज revaluation, but to the relation with a foreign currency in a fixed exchange rate। यह है revaluation। depreciation क्या है? The monetary value of an asset decreases over time due to use, wear and tear or obsolescence। This decrease is measured as depreciation। यानी जब मॉनिटरी वैल्यू जो है वो एसेट्स की जब वो डिक्रीज हो जाए ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, सो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाना, एंड दैट मे बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल एज अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस।
अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस होंगे, सो डेप्रिसिएशन हो सकती है। आई होप अब आपको समझ आ गई है कि रीवैल्यूएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। रीवैल्यूएशन जब करेंसी का जो राइज ऑफ करेंसी टू रिलेशन विद अ फॉरेन करेंसी इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब करेंसी का वो रेट ज्यादा हो जाए। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज एक्चुअली the monetary value of assets decreases over time, so due to use and wear and tear, so इसको हम कहते हैं the depreciation. The topic is treatment of surplus arising on revaluation. जब revaluate किया, करेंसी का रेट ज्यादा किया, तो हमारे पास सरप्लस आ गया of fixed assets under section 235 of the Companies Ordinance 1984. So any surplus on revaluation of fixed assets, जो surplus आ गया उस surplus को ट्रांसफर करो एक अकाउंट में जिसका नाम होगा surplus on revaluation of fixed assets. जब रिवैल्यूएशन होती है हमारे पास सरप्लस आता है और उस सरप्लस को हम ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट में नेम्ड सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड अकाउंट, एंड दिस अकाउंट शुड बी नोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल एंड रिजर्व्स, एंड सप्लाई ऑन रेवोल्यूशन shall not be set off or reduced except for setting off any decrease in the revaluation of asset or when revalued asset is disposed of, surplus relating to it can be adjusted. Depreciation on assets which are revalued shall be determined with reference to the value assigned to such assets on revaluation, and depreciation charge for the period shall be taken to the profit and loss account. An amount equal to incremental depreciation charged in previous years or may be transferred from surplus on revaluation of fixed asset account to unappropriate profit accumulated loss through statement of changes equity. Now, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, हर बैलेंस शीट के साथ डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी अंडर सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. उस रिपोर्ट में जो डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट के साथ जो अटैच होती है उसमें क्या होता है? इट शैल स्टेट बिजनेस अफेयर्स, प्रपोज डिविडेंड कि जी इतना मुनाफा जो है हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इफ देर इज एनी डिविडेंड, अमाउंट सेट असाइड टू रिजर्व, रिजर्व वो मुनाफा होता है जो कंपनी सेट असाइड करती है. सो ये तमाम चीजें डायरेक्टर की रिपोर्ट में होगी एंड दैट रिपोर्ट इज टू बी अटैच्ड टू द बैलेंस शीट. इन केस of a public company or a private company which is subsidiary of a public company, director report shall also include in addition to the matters as I've just told you कि जो director report के साथ क्या होगा, state of business affairs होगा, dividend का बताया हुआ होगा, proposed dividend, reserves का बताया होगा, और ये डायरेक्टर की रिपोर्ट में ये चीजें जब होंगी तो डायरेक्टर की रिपोर्ट बैलेंस शीट के साथ अटैच होगी. उसके अलावा उसमें क्या होगा? डिस्क्लोजर ऑफ एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. यानी कोई भी मटेरियल चेंजेस कंपनी में होती है, कोई भी कमिटमेंट कंपनी की होती है विच विल अफेक्ट, जो कि असरअंदाज होती है कंपनी की माली हालात पे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे, सो वो भी आपने डिस्क्लोज करना होगा इस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में. Disclosure of any material changes in the nature of business which have occurred during the year, if the disclosure is necessary for understanding the state of the company's affairs. उसके साथ साथ
डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या होगा? एक्सप्लेनेशन टू एनी क्वालिफिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स, नेम एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी is established outside Pakistan. If it is outside Pakistan, so उसका नाम और name and country of incorporation of holding company उसका भी बताना होगा इस directors report में. The earning per share, reasons for incurring loss and reasonable indication of future prospects of profit. कि future में profit के मुनाफे के क्या prospects हैं, वो तमाम डायरेक्टर की रिपोर्ट में होना चाहिए. इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स ऑफ डेट, जी कर्जा क्यों नहीं अदा किया, उसकी तमाम मालूमात भी डायरेक्टर ने अपनी इस रिपोर्ट में देनी है. द डायरेक्टर्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 237. So that consolidated financial statements, that statement shall make with respect to the state of group's affairs, and all provisions of section 2, 3 and 4 shall apply to such a report. Director's report shall be given, shall be signed by the chairman of the director or the chief executive of the company, and if so authorized by the directors, otherwise the chief executive and the director. यानी डायरेक्टर के रिपोर्ट पे किस किस का दस्तखत होना चाहिए ये बताया आपको कि shall be signed by the chairman of the directors or chief executive of the company, and if so authorized, अगर डायरेक्टर दे, authorized by the directors इजाजत दे, otherwise by the chief executive and the directors. So ये what is consolidated financial statements, आगे हम इस पे बात करेंगे. consolidated financial statements क्या होती है? The combined financial statements of a parent company and its subsidiary companies, तमाम का मुश्तरका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट एन एग्रीगेट लुक एट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें इन कंपनीज की, इन तमाम कंपनीज की, चाहे वो पेरेंट कंपनी है या उसकी सब्सिडरी कंपनीज है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज होती है. दे इनेबल यू टू गैज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ कंपनीज. यानी इस कंपनी का, ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, माली हालत क्या है, ये हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है. बिकॉज these consolidated financial statements enable you to gauge the overall health of the entire group of companies as opposed to one company's stand alone position. यानी कंपनी, किसी एक कंपनी की हमें पोजीशन नहीं पता चलती, इससे हमें ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एंटायर ग्रुप पता चलती है, अबाउट द हेल्थ ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी माली हालात की सेहत का पता चलता है हमें बाय स्टडिंग दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ holding companies under section 237 of the Companies Ordinance 1984. जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, जिनका होल्ड होता है, जिसके नीचे मातहत कंपनीज होती है, सब्सिडरी कंपनीज होती है, उनकी बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं. इस तमाम ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन होती है. अब ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में हमारे पास होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उसमें हमें फिर मिलता है, पता चलता है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ
the entire group, of all the companies, not only the parent company, not only the financial position of a parent company. So there shall be attached to the financial statements of a holding company having a subsidiary or subsidiaries at the end of financial year at which the holding company's financial statements are made out, consolidated financial statements of the group presented as those of a single enterprise. So single enterprise के तौर पे फिर वो हमारे पास आती है consolidated financial statement, where the financial year of a subsidiary, जो subsidiary company है उसका financial year जो है precedes the day, वो जो subsidiary company है उसका जो financial year है वो precedes, शुरू होता है the day on which the holding company's financial year ends. सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर तब शुरू होता है जब होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है. बाय मोर देन 3 months such subsidiary shall make an interim closing. ये कंपनी जो है वो जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर पहले खत्म हो रहा है, precedes the day, पहले शुरू हो रहा है, precedes the day on which the financial year of the holding company is ending. So उस सूरत में क्या होगा? The subsidiary company shall make an interim closing on the day on which the holding company's financial years ends. जब होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का खात्मा हो रहा है तब सब्सिडरी कंपनी ने क्या करना होगा? मेक एन इंटरिम क्लोजिंग एंड prepare financial statements for consolidated for the consolidation purpose. अब जाहिर है एक consolidated financial statement बनानी है तो सब्सिडरी कंपनी ने क्या करना होगा? इंटरिम क्लोजिंग देनी होगी और उसने बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस. Every auditor of a holding company appointed under section 252 shall also report on consolidated financial statements. Please remember that every auditor of a holding company appointed shall also report on consolidated financial statement. यानी auditor ने भी consolidated financial statement पे एक report देनी है. And this auditor shall exercise all the powers and duties as vested as given to him under section 255. यानी जो इख्तियारात दफा 255 के अंदर इस ऑडिटर को दिए गए हैं यहाँ भी वो उन्हीं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब वो ऑडिट करेगा तब भी वो उस जो वो उसके बारे में ऑडिटर रिपोर्ट देगा तो उसको वही वाले इख्तियारात और वही वाली ड्यूटीज उसको अदा करनी होंगी जो कि उसको दी गई हैं अंडर सेक्शन 255 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. An interim financial statement of a subsidiary as required under subsection 2 shall be reviewed by the auditors. अभी मैंने आपको बताया ना कि जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो एक इंटरिम जो है दी सब्सिडरी शेल दी सब्सिडरी कंपनी शेल मेक एन इंटरिम closing on the day and shall prepare the financial statements. So ये जो स्टेटमेंट जो ये होगी जो ये सब्सिडरी कंपनी बनाई होगी that shall be reviewed by the auditors who shall report on such financial statements in the prescribed form. अपने तरीके के मुताबिक ऑडिटर्स इन जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसके ऊपर अपना एक रिपोर्ट पेश करेंगे. There shall be disclosed in the consolidated financial statements any qualifications contained in the auditor's report on accounts of subsidiaries for the financial year ending with or during the financial year of the holding company. Any material notes or explanation on a qualification regarding to but not covered in the financial statements of a
holding company. Every consolidated financial statement shall be signed by the same persons by whom the individual balance sheet and profit and loss account or income and expenditure accounts of the holding company are required to be signed under section 241. यानी ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस पे किसका दस्तखत होना जरूरी है? सो सेक्शन 241 के अंदर जब कंपनी ने बैलेंस शीट, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तमाम डॉक्यूमेंट जिसने दस्तखत कर रहे थे वही बंदा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी दस्तखत करेगा. All provisions of section 233, 242, 243, 244, 245 याद रखें. ये सेक्शन ऑफ लॉज कहते हैं कि ये जो जितने भी कवानीन इस सेक्शन ऑफ लॉज में अप्लाई होते हैं, जितनी भी बातें, जो भी कानून इन दफात में इन सेक्शन ऑफ लॉज में अप्लाई होता है, उस लागू होता है टू अ होल्डिंग कंपनी, रिक्वायर टू प्रिपेयर consolidated financial statement under this section. और हम यही समझेंगे as if the word company appearing in these sections shall also be applied to the word holding companies. यानी the word company appearing under these sections, the words holding company is substituted. वो उसकी जगह हम उसको ऐसे ही समझेंगे. So under these sections, as if for the word company appearing in these sections, so we will substitute these words, हम उसकी जगह कर देंगे as if the words holding company. The commission may, on an application or with the consent of the directors of a holding company, direct that in relation to any subsidiary company, the provisions of this section shall not apply to such extent as only as may be specified in the direction. If a holding company fails to comply with the requirement of this section, every officer of the holding company shall be punishable with fine which may extend to 55,000 rupees in respect of offence. हाँ, अगर वो ये साबित कर दें कि that he took all the reasonable steps for securing the compliance by the holding companies of such requirements, कि जी एंड जो नॉन कंप्लायंस है उसमें उसकी कोई अपनी गलती नहीं है, कोई इंटेंशनली उसने नॉन कंप्लायंस नहीं की, तो तब ये सजा नहीं होगी. लेकिन उसके अलावा अगर इफ इट इज नॉट प्रूव्ड, if the holding company fails to comply with the requirement, so जो है हर उस अफसर पे जो होल्डिंग कंपनी का अफसर है वो उसको पनिशमेंट होगी और उसके फाइन होगा उसको 55, विच में एक्सटेंड टू 55,000, यानी कम से कम 55,000 तक का जुर्माना हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच अफेंस. हाँ, अगर ये ऑफिसर ये साबित कर दे कि ये इंटेंशनली उसने ये डिफॉल्ट नहीं किया या वो इस डिफॉल्ट का जिम्मेदार नहीं है, तो तब उसको ये जुर्माना, ये फाइन नहीं होगा. Rights of holding companies, representatives and members. A holding company may by resolution authorize representatives named in the resolution to inspect the books of account kept in any of its subsidiaries, and the books of account of any such subsidiary shall be open to inspection by those representatives at any time during business hours. The rights conferred by section 265 upon members of a company may be exercised in respect of any subsidiary by members of the holding company as if they also were the members of the subsidiary. Balance sheet of Mudarba company. You all know
What is Mudarba Company? Mudarba Company is actually a company, is a business in which one person participates with the skills, with his skills and with the management. एक जिस ऐसा business जिसमें एक बंदा की जो काम करे and the other person participates with the money, with the finances. एक वर्किंग पार्टनर होता है, एक का सरमाया होता है, पैसा होता है. जिसका सरमाया होता है, पैसा होता है, फाइनेंसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं रब्बुल माल. और जो बंदा जिसकी स्किल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मुदारिब. सो बैलेंस शीट ऑफ मुदारबा कंपनी, सेक्शन 240. Mudarba companies are required to attach a balance sheet, annual accounts and other reports circulated to Mudarba certificate holders with their financial statements. यानी हर मुदारबा कंपनी वो उसको जमा कराना है, उसको अटैच कराना है अपने तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, बैलेंस शीट भी, एनुअल अकाउंट्स भी. नाउ ऑथेंटिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, सेक्शन 241. Accounts should be approved by the board of directors. Balance sheet and profit and loss account shall be signed by the chief executive and at least one director. If chief executive is out of Pakistan for the time being, then these shall be signed by at least 2 directors and a statement shall be given by the directors explaining reasons. Copy of balance sheet to be forwarded to the registrar. 3 copies of listed company, audited accounts and the auditor's report duly signed by the management and auditors should be filed with the registrar within 30 days from the annual general meeting. In other cases, 2 copies are required. Private companies having paid up capital of less than 7.5 million rupees are not required to file their accounts with the registrar. यानी जिसका जो पेड अप कैपिटल है जिस प्राइवेट कंपनी का 7.5 मिलियन से कम है, तो उसने तो जी अपना अकाउंट जो है वो तो रजिस्ट्रार के पास जमा कराना ही नहीं है. राइट ऑफ मेंबर्स, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स of company to copy of the accounts and auditor's report, section 243 and 247. The members of the company, they have the right to get the copies of the annual accounts. जाहिर है members को ये हक पहुंचता है कि वो annual accounts को पढ़े, उनको समझे. अब वो पेमेंट करेंगे, एक प्रिस्क्राइब फी देंगे और कंपनी उनको मुहैया करेगी एनुअल अकाउंट्स. और यही तमाम इख्तियारात जिस तरह मेंबर्स के पास हैं कि दे कैन गेट दी कॉपीज ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑन giving the prescribed fee. After giving the prescribed fee, the members are allowed to get the copy of financial accounts. Similarly, the debenture holders of the company are also allowed to get the copies of the financial accounts. अब debenture holders के साथ साथ trustees को भी ये इजाजत है, they can also get the copies of financial accounts, because the trustees are actually the persons appointed for safeguarding the rights of the debenture holders. So members का भी ये हक है, members को भी इजाजत है, उनका right है, debenture holders का भी right है, और debenture holders के साथ साथ trustees जो है, they are also eligible, they have the right for debentures, they have the right to get copies of the annual accounts. Quarterly accounts of listed companies, section 245. All listed companies shall, within 1 month of the close of every quarter of its year of account, all listed companies within 1 month, एक महीने के अंदर अंदर of the close of every quarter of its year of account, prepare and transmit to the members and to the stock exchange a profit and loss account and a balance sheet as at the end of the quarter, whether audited or otherwise. They shall file with the registrar
एंड द कमीशन 3 कॉपीज, 3 कॉपीज ये जमा कराएंगे रजिस्ट्रार के पास और SECP के पास. Quarterly accounts shall be circulated for the first, second and third quarter within 1 month of the close of that quarter. Approval of the board of directors will be mandatory for circulation of the quarterly accounts. If a company fails to comply with any of these requirements, every director, including chief executive and the chief accountant of the company, who has knowingly, जो जानबूझकर उसने ये omission की है या ये गलती की है, या वो इस गलती का सबब बना है, shall be liable to a fine of not exceeding 100,000 rupees and to a further fine of not exceeding 1,000 rupees per day during which the default continues. Additional statements of accounts and reports under section 246. The SECP may, by general or special order, require companies or a class of companies or any particular company to prepare and send to the members, send to the registrar, send to the SECP, a stock exchange and any other person as and any such person, the company will send the periodical statements of accounts, information or other reports audited by an auditor in such form and in such manner and within such time as specified in the order. यानी सेक्शन 246 हमें ये कहता है कि कमीशन SECP हमें ये ऑर्डर कर सकता है, एक स्पेशल ऑर्डर कर सकता है, कंपनी से वो ये ऑर्डर कर सकता है कि जी वो बनाए, वो द कंपनीज शुड मेक एंड देन टू सेंड टू द मेंबर्स को भी भिजवाए, रजिस्ट्रार को भी भिजवाए, SECP को भी भिजवाए, स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवाए. क्या भिजवाए? periodical statements of accounts, information or other reports audited by the auditor. और एक खास तरीकाकार जो उस ऑर्डर में मौजूद है, उस तरीकाकार से उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है कंपनीज ने ये तमाम पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भिजवानी होगी मेंबर्स को, रजिस्ट्रार को, SECP को, स्टॉक एक्सचेंज को, एज रिक्वायर्ड बाय द SECP. Additional statements of accounts and reports. ये एक सर्कुलर ना है, सर्कुलर नंबर 23/2005. This circular is issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and this circular has directed to all listed companies and the subsidiary of listed companies के ये सर्कुलर कहता है कि ये प्रोवाइड करे ये कंपनीज तमाम इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशंस contained in their annual report. As such term is defined in international standards on auditing 720, other information in the documents containing audited financial statements to their external auditor. Sufficient time to their external auditor to review and comment upon any material inconsistencies found in such other information where the other information may contradict the information contained in the audited financial statement. यानी सिंपल सी बात है, SECP का एक सर्कुलर ये कहता है कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन भी देनी है रिगार्डिंग देयर which is the information which is given in the annual report. अब ये जो इंफॉर्मेशन वो देंगे उसके साथ साथ sufficient time to their external auditor. एक्सटर्नल जो ऑडिटर होगा वो रिव्यू करेगा, वो उस पर नजरसानी करेगा और उस पर कमेंट देगा कि अगर इस रिपोर्ट में कोई इनकंसिस्टेंसी हो, कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी हो, कोई तजाद हो, तो उसके ऊपर
स्टेटमेंट दी जाएगी और कोई भी और इंफॉर्मेशन जिसमें कोई और कंट्राडिक्शन हो, कोई तजाद हो, जो कि ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी हो, उस इंफॉर्मेशन से कोई तजाद हो, तो उसको भी रिपोर्ट किया जाएगा। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो इन तमाम इनकंसिस्टेंसीज को, इन तमाम तजादात को, इन तमाम कंट्राडिक्शंस को उसको वो रिपोर्ट करेगा, उसके बारे में वो बताएगा। Now, the penalty for improper issue, circulation, publication of balance sheet or profit and loss account, यानी सेक्शन 244 ये कहता है कि क्या सजा होगी, what will be the penalty, कि अगर कोई भी बैलेंस शीट, कोई भी लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट इम्प्रॉपर तरीके से इश्यू हो गया, not in accordance with the provisions of the Companies Ordinance 1984. So what will be the penalty? So if any copy of balance sheet is issued, circulated, published without attaching balance sheet, profit and loss account or income and expenditure account, यानी कोई भी बैलेंस शीट कंपनी ने सर्कुलेट की, पब्लिश की और उसके साथ बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, सो हम कहेंगे ये जी इम्प्रॉपर इशू है बैलेंस शीट का। उसके अलावा एनी अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, नोट्स और स्टेटमेंट्स रेफर्ड विद बैलेंस शीट वो भी नहीं है, तो हम कहेंगे द बैलेंस शीट इज इशूड इम्प्रॉपरली। The auditor's report and director's report must also be attached with the balance sheet. If all these reports, director's report, auditor's report, even if this is not attached with the balance sheet, we will call such balance sheet as improperly issued. So, उस सूरत में जब ये improperly issue of balance sheet होता है, so the company and every officer of the company who is knowingly and willfully in default shall be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees. So, every balance sheet must be issued in a proper way. It must be circulated, it must be published in accordance with the provisions of, with the requirements of Companies Ordinance 1984. Companies Ordinance 1984 ये कहता है कि हर बैलेंस शीट के साथ अटैच हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा हर बैलेंस शीट के साथ होना चाहिए कोई भी अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, नोट्स और कोई भी स्टेटमेंट्स जो कि रिक्वायरमेंट हो बैलेंस शीट की, वो उसके साथ बैलेंस शीट के साथ अटैच होनी जरूरी है। हर बैलेंस शीट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट की अटैचमेंट इज मस्ट एंड दी बैलेंस शीट मस्ट हैव इट मस्ट हैव दी डायरेक्टर्स रिपोर्ट एज वेल, यानी एवरी बैलेंस शीट द डायरेक्टर रिपोर्ट मस्ट बी अटैच विद द बैलेंस शीट as well, and this is the proper issuance, circulation and publication of balance sheet. And if it is not properly issued, circulated and published, then the penalty will be on every officer of the company who is knowingly and willfully in default, and he shall be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees. Thank you so much. I hope आपको तमाम concepts regarding the balance sheet and financial statements समझ आ गई होंगी। I have tried my best कि जहाँ पे कोई financial statement का कोई term हो तो I have simplified those terms by giving you the meanings of those terms, and that will be really helpful in understanding these financial statements. Once again, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.